प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हालचाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 7/10/2022 को आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उस प्रकार के प्रश्नों को रखा गया है ताकि इस वीडियो से आपको फायदा हो सके। तो चलते हैं, आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है समझिए। कहता है दो संख्याओं का, देखिए पहला प्रश्न आपका है, कह रहा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 47 है यदि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 66,027 है। 6627 6627 है। तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बड़ी संख्या बतानी है और दोनों संख्याओं का मासा HCF दिया है 47। तो आपको पता होगा कि जब HCF दिया गया हो तो पहली संख्या 47 हो जाएगी। HCF 47 है तो पहली संख्या 47x हो जाएगी, दूसरी संख्या 47y हो जाएगी। और इन्हीं का गुणनफल दिया है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हम कह सकते हैं कि 47x इंटू 47y बराबर 6627 दिया है। देखो 47 कामन होगा, उधर कामन क्या होगा, बटे में चला जाएगा, तो यहां रह जाएगा x इंटू वाई बराबर 6627 बटे में 47 गुणे में 47। अब आप देख पा रहे हो x इंटू वाई बराबर आ जाएगा 47 गुणे 47 आपको करना है, वर्ग हो जाएगा। जो आएगा क्या 2203, या 47 का वर्ग आप कर लेना, 47 का वर्ग कर लेना। 7 सते 49 के 9, 2209 आएगा शायद। 7 सते 49 के 9 हासिल है 4, 7 चौक 28, चौक 28 दूना 56, 56 4 60 के 0 हासिल है 6, 4 चौक 16, 16 6 22, 2209 आएगा। यानी 47 का जो स्क्वायर है, 47 का स्क्वायर 2209 आएगा, यानी 6627 बटे में 2209। अब देखो 2209 तिया यानी 3 बार। अब आप बता सकते हो x इंटू वाई बराबर 3 आया है। किन्हीं दो सह अभाज्य संख्याओं का फैक्टर गुणनखंड 3 आना चाहिए। तो भैया 1 गुणे 3 या 3 गुणे 1, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब इसे डबल करके हम लेंगे नहीं, यानी x बराबर 1 y बराबर 3 हम ले सकते हैं। यहाँ x बराबर 1 y बराबर 3 ले सकते हैं। अगर 47 में यहाँ पर 1 रख दें, 1 रख दें x की जगह, तो 47 एकम 47 यानी पहली संख्या 47। अगर इसके स्थान पर 3 रख दें तो 3 7 21 के 1, 3 चौक 12, 2 14, 141 आ गया। तो दो संख्याएं, पहली संख्या 47, दूसरी 141 आ जाएगा। आप देखोगे कहां पर 141 है, तो चौथे वाले ऑप्शन में 141 है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी डी फॉर देवसेना या डी फॉर देवदत्त। बात समझ रहे हैं, देवदास। तो ये वाला सवाल का आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से इसे लगाना। अब देखो भाई, मैंने लिखने की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारा लिख दिया, इतना आपको परीक्षा में नहीं लिखना। आपको परीक्षा में जैसे देखना, दो संख्याओं का मासा 47 दिया है, तो पहली संख्या 47x और दूसरी संख्या 47y, और इन्हीं का गुणनफल दिया तो आप यहीं गुणनफल कर लो और 6627 लिख लो। 47 बटे में लेके चले आओ, 47 गुणे 47। यहाँ x इंटू वाई बराबर आ जाएगा 47 का वर्ग, मैंने कहा आपसे 2209 हो जाएगा। 9 से भाग दे देना, 3 हो जाएगा। x इंटू वाई बराबर 3। इसे हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो भैया 1 गुणे 3 ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 47 गुणा करोगे तो क्या यहाँ 47 है, नहीं। 47 तिया करोगे तो 3 सते 21, यानी इसमें किसमें 1 है, यानी इसी में है सवाल का उत्तर। भाई 2 लाइन ही तो लगा,
लेकिन आपको समझाने में समय लगा। अब देखो, अगर कोई चीज आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपके लिए प्रमाणित हो जाता है, फिक्स हो जाता है। गणित कहता है कि जितने अच्छे से इस समय आप समझ के रखोगे, परीक्षा में उतना ही फायदा आपका होने वाला है। तो चलो, समझ में आ जाएगा ना, सवाल का उत्तर आ जाएगा ना। चलो ठीक है, आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि भैया इन्हें सरल करो और y का मान ज्ञात कर दो। इन्हें सरल करो और जो यहाँ y है, इस y का मान आपको ज्ञात करना है। तो मैं आपको बताना चाहूं, यहाँ 3 दूनी 2 तिया 6 1 7, भाई 2 तिया 6 1 7 बटे 2 प्लस में 7 दूनी 14 5 19 बटे में 7 गुणे में y और माइनस है। देखो, जब भाग लगा हो तो ये भाग बटे में आ जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा, बराबर 4 चौक 16 16 1 17 बटे में 4। ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1/4। ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ देखो क्या रह गया, 19 y बटे में 7 रह गया। यहाँ एलसीएम ले लेना, 4 से 4 कट गया, रह गया 17। 4 से 4 कट गया, रह गया 1 माइनस 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 आ गया। आप देखोगे 17 1 18 माइनस 14 बराबर 4, 4 बटे में 4 और यहाँ 19 बटे 7 है, यहाँ आ जाएगा 7 बटे 19। ये दोनों खत्म हो गया, y बराबर आ गया 7 बटे 19। ये किस ऑप्शन में है देख लो बाबू, यह किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 यानी त्रिदेव वाले ऑप्शन में है। सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी 7 बटे 19 सवाल का उत्तर। बोलो, इस प्रकार से एक सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का, तो आपको लगाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, इसे समझते हैं। अगला प्रश्न आपका है, इसे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपका है, कहता है कि यदि 2 समरूप त्रिभुज, देखो कितना आसान है। यदि कह रहा 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 361:529 है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको मैंने समझाया है, ऑफलाइन क्लास में भी समझाया, बीटीसी के लेक्चर में भी आपको समझाया और यहां भी समझा रहा हूं कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि संगत भुजाएं माना पहले त्रिभुज की भुजा है ना, माना पहले त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा है ना, ऐसे लिख सकते हैं। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरा, बात समझ रहे हैं, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समझ रहे हैं ना। पहले त्रिभुज की भुजा लिख लीजिए, भुजा 1 बटे में भुजा 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना, बात समझ गए ना। अब देखो क्षेत्रफल क्या दिया, 361 बटे में 529 बराबर, यहाँ वर्ग का उल्टा क्या हो जाता है, ये भुजा वर्ग का वर्गमूल हो जाता है, वर्ग का उल्टा वर्गमूल। इसे क्या कहते हैं भैया, कोपचा भी कह सकते हैं आप, ऐसे क्या घुंघट बाबा जी का टुल्लू भी कह सकते हैं, कोपचा कह सकते हैं आप। तो ये देखो कोपचा के अंदर आ गया, बात समझ गए ना। अब सरल कर दो, यहाँ देखो भुजा 1 आ गई, क्या आ गई, पहले त्रिभुज की भुजा आ गई बटे में दूसरे त्रिभुज की भुजा। बात समझ रहे हैं, भुजा का अनुपात पूछा है। देखो 361 का वर्गमूल क्या करोगे, तो 19 में 361, ये कितना है 23 का वर्गमूल 23 का वर्ग 529। यहाँ क्या लिखना है आपको 23, यानी 19:23 सवाल का उत्तर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। तो इस सवाल को लगाने के लिए आपको सूत्र याद रखने की जरूरत है। क्या याद रखना है, सूत्र याद रखना है। संगत भुजाओं के वर्गों, संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है उन समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा कि पाइप एक के है, कोई पाइप है के, कह रहा कोई पाइप है के एक पानी की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है जो किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे का काम क्या होगा, 1/10 होगा। 1 घंटे का काम क्या होगा, 1/10 होगा। ठीक है, चलिए 1 घंटे का काम क्या होगा इसका, तो 1/10 कार्य होगा। बात समझ गए ना, ये बातें समझ गए ना। कह रहा कि पानी
कि टंकी खाली होने पर पाइप के को अकेला खोला जाता है, अकेले खोल दिया जाता है। जब पानी की टंकी आधा हिस्सा पाइप से भर जाता है, यानी आधा हिस्सा यानी 1/2 भाग भर जाता है, 1/2 भाग भर जाता है। बात समझ गए ना? ठीक है ना? तो ठीक है, जब पाइप की टंकी का आधा भाग पाइप से भर जाता है, आधा भाग भरना मतलब क्या घंटा लगेगा भैया? आधा भाग, देखो आधा भाग भरने का मतलब 1 घंटे में 1 भाग भरा जा रहा है। 10 घंटे में, ऐसे देख लो, इसे समझो ऐसे, 10 घंटे में 10 घंटा बराबर 1 भाग। अगर हम 2 से भाग दे तो आधा भाग हो गया कि नहीं? तो 2 से यहां भाग दे। 5 घंटा चला तभी 1/2 भाग भराया। अब भाग, कितना भाग शेष है? ये शेष भाग है, माना 1/2 शेष भाग है, इसको भरना है, 1/2 भाग को भरना है। कह रहा उसी तरह की 4 और पाइप खोल दिया जाए तो पानी की टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? अब मैं बता दूं, जो पिछली पाइप है वो 10 घंटे में पूरे भाग को भरती है, तो एक भाग को भरने में 1 घंटा लेगी, 10 भागों में बांट दिया। ऐसी 4 पाइपें और यानी कुल 5 पाइप लग गई, और कितने घंटे का काम बचा है? 5 घंटे का कार्य बचा है अगर अकेले करे तो। लेकिन पांचों 1-1 घंटा करेंगे तो 1-1 घंटा में खत्म हो जाएगा। यानी अब जो आधा भाग बचा है, यानी अगर कहें कि 1/2 भाग भरने में कुल 1 घंटे का समय लगने वाला है, यानी 5 घंटा यहां लगा और 1 घंटा और लगा, कुल मिलाकर कितने घंटे लगे? 6 घंटे लगे, तो जाके वह टंकी पूरी तरीके से क्या हो गई? भर गई। समझ में आ जाएगा ना? स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि यदि u माइनस v बराबर 4, ub बराबर 20, तो u क्यूब माइनस v क्यूब का मान बता दो। मैंने आपको सूत्र समझाया है, क्या समझाया? u क्यूब माइनस v क्यूब बराबर होता है u, अरे सूत्र लगा लो, u माइनस v का होल क्यूब का सूत्र लगा लो। यहां सूत्र लगा लोगे तो क्या आएगा? u क्यूब माइनस v क्यूब माइनस 3 ub और इन ब्रैकेट में u माइनस v। बात समझ गए ना? अब देखो इसका मान आपको दिया है 4, तो 4 की 3 घात बराबर 4 चौक 16 चौका 64। इसका मान ज्ञात करना है तो u क्यूब माइनस v क्यूब रहने दिया जाए, माइनस 3 ub बराबर कितना दिया है? 20, और इसका मान कितना दिया है? 4। यहां देखो 64 बराबर u क्यूब माइनस v क्यूब, और देखो 20 3 60 दूना 120, उधर माइनस 4 3 12 12 दूनी 1 मिनट, 3 दूनी 6 चौके 24 240, 4 3 12 दूनी 24 240 उधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा 240, तो 40 240 जुड़ेगा तो 240 प्लस 60 304 यानी u क्यूब माइनस v क्यूब का सवाल का क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ जाएगा? यानी u क्यूब माइनस v क्यूब का मान क्या आएगा? 304, और ये कहां पर आया है? 2 नंबर का स्थान सवाल का उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर 2 सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो समझ में आ जाएगा ना? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है, देखो कह रहा कुछ वस्तुओं को, देखो ध्यान दो, कह रहा कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि सूची मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी एमआरपी कितना ज्यादा है क्रय मूल्य से। जब ऐसा कुछ प्रश्न दिया गया हो बालक, तो ऐसे प्रश्नों के लिए 100 माना जाता है। माना उस वस्तु का सूची मूल्य 100 रुपया, या कुछ भी मानो, यहां पर अलग अलग मानना पड़ेगा। चलो यहां मान लेते हैं सूची मूल्य y और क्रय मूल्य x है। माना CP x है और MRP y है। अच्छा ये बताओ, अब छूट कहां पर होता है? MRP पर। लाभ कहां होता है? क्रय मूल्य पर। तो x का 33% लाभ लिया तो मतलब 133%। और देखो ऐसे में जबकि 5% छूट दिया गया है तो y पर 5% छूट दिया गया, यानी 95% पर बेचा गया।
95% पर बेचा गया और 33% लाभ लिया गया तो भी बेचा गया, तो बेचा गया बराबर हो गया, यानी विक्रय मूल्य बराबर है। अब देखो 100 से 100 खत्म हो गया, y बटे में आ गया और 133 कहाँ चला गया, बटे में चला गया। अब देखो x बटे y आ गया, यानी 95 बटे क्या आ गया, 133 आ गया। समझ गए ना। अब देखो ऐसे में आप ये समझो कि ये आपका क्रय मूल्य है और ये है सूची मूल्य। क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है सूची मूल्य, तो देखो 13 में से 5 गए 8, 5 13, यहाँ आया 12, 12 में से 9 गया 3, 9 3 12, और देखो ये ज्यादा है, ये क्या है, ज्यादा है कि नहीं बताओ, ज्यादा है ना, ये ज्यादा है। और बटे में क्रय मूल्य और गुणे में 100, तो 19 दूना 38, 19 पचे 95, 5 बीसा में 100 और 20 दूनी 40, 40% क्या किया गया है, 40% सूची मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है। बस इतना ही सवाल का उत्तर। बोलो समझ में आ जाएगा ना। पेपर है, परीक्षा है, तो सवाल अच्छे तो आएंगे ही। सवाल बहुत अच्छा था, बस आपको समझना था। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। सब मस्त मस्त सवाल रखे गए हैं आपकी परीक्षा में, जो या तो पूछे गए हैं या तो पूछे जाने वाले हैं या उसी टाइप का प्रश्न रखा गया है। आगे देखेंगे, कह रहा सोमवार, मंगलवार और बुधवार क्या क्या दिया है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 32 है। जब भी औसत दे तो हमें योग निकालना होता। चलो मैं लिख भी देता हूं क्योंकि आपको समझना है। सोमवार प्लस मंगलवार और प्लस बुधवार, क्या भैया, बुधवार का औसत तापमान 32 है, तो योग क्या होगा, इन्हीं में 3 से गुणा, 32 तिया 96 डिग्री सेल्सियस। तथा कह रहा है कि रविवार, तो मैं यहां लिख देता हूं रविवार, फिर कर दे रहा हूं सोमवार, फिर दे रहा हूं मंगलवार का औसत तापमान 36 तिया क्या हो जाएगा, 108 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा लेना, इन दोनों को क्या कर लेना, घटा। देखो सोमवार से सोमवार खलास, मंगलवार से मंगलवार खलास, यहां बच गया क्या, रविवार और माइनस क्या बच गया, बुधवार। क्या बच गया भैया, बुधवार बच गया। और बताओ 108 में से 96 जाएगा तो बचेगा क्या, 12 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि क्या रहा है कि यदि रविवार का तापमान 39 डिग्री हो तो बुधवार का तापमान बता दो भैया, यहाँ 39 रखोगे कि नहीं रखोगे, 12 को उठा के लाओ -12 डिग्री सेल्सियस, और बुधवार वहां चला गया प्लस हो जाएगा बुधवार डिग्री सेल्सियस। क्यों भाई, यही ना। अब देखो 39 - 12 बराबर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। सवाल का उत्तर 27, सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 27। क्या उत्तर आएगा, 27। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा कब का भैया, बुधवार का तापमान। बात समझ रहे हैं, बात समझ में आ जाएगा ना, बिल्कुल। देखो मैं आपको पिछले साल भी मैंने आपको समझाया था भैया कि देखो पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं, बात आई टेम्परेचर की, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं। पेड़ों को आप कम काटिए और तालाबों को मत पाटिए, आदि सारे गड्ढों को, तालाब को, झील झरना आदि सारी चीजों को नुकसान मत पहुंचाइए। नहीं तो पिछली गर्मी में भगवान ने आपको सेका था, खाली क्या किया था, सेका था। गर्मी बहुत हुई थी और आप इसी महीने में, मार्च के महीने में ही देख रहे हैं बहुत भयंकर गर्मी का चांस हो रहा। तो मैंने आपको पिछले साल की वीडियो में आपको समझाया था कि भैया पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं, एसी ओसी ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं तो इस बार तो भगवान सेक रहे हैं, अगली बार भगवान कल्हारेंगे। मैंने आपको पिछले साल ही बता दिया था और आपको प्रकोप दिखना चालू हो गया होगा। इतनी भयानक धूप आज के ही दिन ऐसा लग रहा 2-4 दिनों से। तो इसलिए आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाने का प्रयास करें। थोड़ा सा कम स्थान हो, रहने भर को हो जाए आपका घर, रहने भर को हो जाए, लेकिन पेड़ पौधे जीव जंतुओं आदि सभी को नुकसान ना पहुंचाएं। नहीं तो अब की बार पक्का है, मुझे ऐसा लग रहा कि भगवान कल्हार देंगे, समझ लेना, ठीक है ना। तो इसलिए भैया प्रकृति की सुरक्षा करना हमारा ही कर्तव्य है, हमारा ही धर्म है।
क्योंकि जिस जगह रहते हैं उस जगह की देखभाल और सुरक्षा करना हमारा ही कर्तव्य होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस cx प्लस a बराबर 0 हो, जहां b बराबर 0 के लिए विविधकर को निम्नलिखित में से किस व्यंजक द्वारा निरूपित किया जा सकता है। देखो जब विविधकर की बात होगी तो भैया यहाँ द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c बराबर 0 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, विविधकर का सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। बात समझ गए ना, क्या होता है सी स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखो यहाँ b बराबर 0 दिया है, यहाँ b बराबर ये वाला 0 दिया, यानी ये पूरा टर्म 0 बराबर क्या हो गया cx प्लस में क्या हो गया a बराबर 0। अब आप देखोगे b का मान क्या दिया है c, तो यानी c स्क्वायर और माइनस 4, a का मान क्या है 0 और c का मान क्या है a, तो ऐसे में 0, तो ध्यान देना सी स्क्वायर माइनस 0 बराबर 0, यानी सी स्क्वायर बराबर 0। ये किस टर्म में आता है या सी स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, वही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी डी फॉर देवसाना। बात समझ गए ना, यानी निरूपित करने के लिए सी स्क्वायर माइनस 4ab यही इसको क्या करेगा, निरूपित करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, देखो निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्न समीकरण, क्या भैया, जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी आपको समीकरण को सरल करना है और बताना है कि यह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और देखो निकटतम की बात किया है, बाप समझ रहे हैं, निकटतम लगभग मान के लिए कह रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को जब निकटतम लगभग मान के लिए कहे तो इसे आप क्या मान लीजिए 16 मान लीजिए, और इसे क्या मान लीजिए 4 मान लीजिए, या इसे आप 15 मानेंगे तो इसे 4 मान लीजिए, कुछ नियर अबाउट मानना है। और देखो प्लस है 2, इसे मान लीजिए, और इसे क्या मान लीजिए 11 मान लीजिए। अब देखो 4 चौके 16 और 14 दूनी 28, 28 4 32, यानी निम्नतम मान अगर देखेंगे तो नियर अबाउट 32 वाला सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। नहीं तो अभी आप जब दशमलव करके हल करेंगे भैया बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है। बातें समझ गए ना, दशमलव करके हमें नहीं लगाना। क्यों, क्योंकि यहां पहले से कह दिया है कि निकटतम मान बताइए, क्या बताना है, एकदम निकटतम जो अपने पास में हो उसी को बताना है। क्या ये बातें समझ में आ जाएगा? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित ग्राफ को देखिए, निम्नलिखित ग्राफ को समझिए, देखिए, जानिए, परखिए, जांचिए, उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल दीजिए। ठीक है ना, दिए गए प्रश्न कह रहा है कि निम्न ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान 2 कंपनियों ए और बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या दर्शाता है, और ग्राफ का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का क्या करिए, फला उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि कंपनी ए और बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या, बात समझ रहे हैं, बेची गई कारों की संख्या 2 बार दे दिया। कह रहा वर्ष 2003-4 के दौरान कंपनी बी द्वारा, कंपनी बी रेड वाला है, कंपनी बी ये वाला रेड वाला है, बात समझ रहे हैं ना, रेड वाला है, और इसके द्वारा 2003 और 4 में बेची गई। 2003 कहां पर है, ये 2003 है भैया, 2003, और 2004 ये है। इसमें बेचे गए कारों में भारी गिरावट आई। हाँ भैया गिरावट तो आई है, देखो गिरावट आई है ना, गिरावट आई है भैया, गिरावट आ गई। ठीक है, कह रहा पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2004 में, कह रहा पिछले वर्ष की तुलना में 2004 में कंपनी द्वारा बेची गई कारों की संख्या में हुई कमी ज्ञात करें। अरे भाई इतना आसान है, कह रहा 2004 में जो कमी हुई है पिछले वर्ष की तुलना में कितनी कमी हुई वही बता दो। तो देखो 2003 में कितना बेचा गया है, 1200 बेचा गया है। 2004 में कुल कितना बेचा गया, 600 बेचा गया। तो दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 600 का अंतर आ रहा है। बस सवाल का उत्तर हो जाएगा भैया 600 का अंतर रहा। पिछले वर्ष की तुलना में 2004 में जो कंपनी बी है उसके द्वारा बेचे गए कारों की संख्या में कितने का अंतर है, तो 600,000 कितना भैया, 600,000 नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी ए एंड बी, यानी ए और बी के द्वारा बेचे गए कारों की संख्या दर्शाता है। और देखो कार सोल्ड कंपनी ए, कार सोल्ड कंपनी बी, बात समझ गए ना।
और ये कारों की संख्या किस में दी गई है, 1000 में दी गई है, या जिसमें भी दिया गया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका उत्तर मिल गया, यानी 600 का अंतर रहा। क्या ये बातें समझ गए ना? अब देखोगे आप इस प्रश्न का सारा आपको आंसर दिया गया है, आंसर मैंने आपको दे दिया और सलूशन आपको मैंने दे दिया। ऑप्शन यहां से आपको मिल जाएगा और सलूशन आपको मैंने अभी अभी दिया है। प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा जो आपकी हुई थी 7/10/2022 को, वहां से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न 10 का दम की इस श्रृंखला में मैंने कराया और यह बूंद बूंद से घड़ा भरता है और आपकी परीक्षा में यह बहुत फायदा करेगा। तो जितना से ज्यादा हो सके उसे शेयर करें, आप अपने मित्रों को बताएं, बहुत अच्छा काम करेगा आपके आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में। इसे पूरा वीडियो को देखें। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।